नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। कल हम सभी ने तीसरे अध्याय के अंतर्गत जम्बूद्वीप की संरचना समझी थी। जम्बूद्वीप के अंदर क्या है उसका थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेंगे। अपन सभी ने एक ऐसा सर्कल बनाया था, ये अपना जम्बूद्वीप हो गया। इसका जो विस्तार है यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी नापेंगे 1,00,000 योजन है। इसके बीचों बीच यहाँ सुमेरु पर्वत है। इसमें 7 क्षेत्र पाए जाते हैं। उन 7 क्षेत्रों का जो विभाग है वो 6 पर्वतों के माध्यम से होता है। 6 पर्वत कौन कौन से हैं तो अपन ने देखा था पूर्व अपर आयता, पूर्व दिशा से पश्चिम तक फैले हुए ये हिमवन, महाहिमवन, फिर ये निषद, फिर ये नील, फिर रुक्मी और शिखरिन, ऐसे ये 6 पर्वत बनते हैं। इन 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बन गए। नीचे भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ऐसे 7 क्षेत्र हो गए, 6 पर्वत हैं। यहाँ अपन ने ये देखा था कि ये जो 6 पर्वत हैं इन पर्वतों का वर्ण कैसा है। तब अपन ने देखा था कि ये वाला जो पर्वत है ये स्वर्ण के सरीखा है, स्वर्ण जैसा। दूसरा पर्वत अर्जुन चांदी जैसा है। तीसरा पर्वत तपे हुए सोने जैसा है। फिर बैडूरी नीलमणि के समान है। फिर अर्जुन यानी चांदी के समान है। और फिर हेम यानी सोने के समान है। तो ये पर्वतों का वर्ण है, सोना, चांदी, वैडूर्य मणि के समान ये कहे गए हैं। ये पहला पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 100 योजन की है। दूसरे पर्वत की ऊंचाई 200 योजन। तीसरे पर्वत की ऊंचाई 400 योजन। फिर 400, फिर 200 और फिर 100। इन पर्वतों के ऊपर तालाब बने हुए हैं। वो तालाब कैसे हैं? वो तालाब पद्म तालाब सबसे पहले, फिर महापद्म तालाब, फिर तिगिंच तालाब, फिर केसरी, फिर महापुंडरीक और फिर पुंडरीक। इस तरह से ये 6 तालाब बने हुए हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई अपन ने देखी थी। जो पहला पद्म तालाब है वो पद्म तालाब 1000 योजन लंबा है। पद्म तालाब कितना है? इसकी लंबाई 1000 योजन की है। चौड़ाई कितनी है? जितनी लंबाई उतनी उसकी आधी, तत् अर्ध उसका आधा करेंगे। 1000 लंबाई होगी तो 500 चौड़ाई है। गहराई कितनी है? 10 योजन की। और इसके अंदर एक कमल बना हुआ है, प्रमुख कमल है, 1 योजन का कमल है। ये किसकी बात हुई? पद्म तालाब की। इसके आगे जो तालाब हैं उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी गहराई इससे दुगनी दुगनी है। यदि इसकी 1000 योजन की है पद्म की, तो महापद्म की कितनी होगी? 2000 योजन। इसकी चौड़ाई 500 थी तो इसकी चौड़ाई 1000। ये 10 योजन गहरा था तो ये 20 योजन गहरा। ये इसमें 1 योजन का कमल है तो इसमें 2 योजन का कमल। अब यहाँ 2 योजन का कमल है तो इसमें 4 योजन का कमल।
इसकी गहराई 20 थी तो इसकी 40 हो जाएगी, ये लंबाई 2000 थी तो इसकी लंबाई 4000 हो जाएगी। इस तरह से अपन को लगाना है। फिर एक आगे अपन सूत्र पढ़ेंगे, उसमें आएगा उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर के जो भी संरचनाएं हैं वो सारी दक्षिण के समान हैं। तो जैसा तिगंच तालाब है वैसा ही केसरी तालाब होगा, जैसा इधर महापद्म है वैसा ही यहाँ पर महापुंडरीक, जैसा इधर पद्म होगा वैसा इधर पुंडरीक होगा। तो सेम उसी तरह से लगाना है। यहाँ अपन ने देखा था कि इन कमलों में महल बना हुआ है और उन महलों में देवियाँ निवास करती हैं। पहला जो कमल है उस कमल में श्री देवी है, दूसरे में हिरी देवी, तीसरे में धृति, फिर कीर्ति, फिर बुद्धि और फिर लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। ये जो देवियाँ हैं इनकी आयु एक पल्य की होती है और ये व्यंतर जाति की देवियाँ होती हैं और ये ससामानिक और पारिषद, सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। यहाँ तक का प्रसंग अपन ने देख लिया था। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। यहाँ तक अपन को जो भी कुछ पूछना हो, लंबाई चौड़ाई वगैरह, जो यदि नहीं समझ में आई। इसकी लंबाई कितनी? 1000 योजन। इसकी 1000 अपन ने सूत्र पढ़ा था, प्रथमो योजन सहस्राया मस्तद विस्कंबो हृदय। प्रथम हृदय यानी पहला तालाब, योजन सहस्र आयाम मतलब 1000 योजन लंबा। ये 1000 योजन लंबा, ये 2000, ये 4000, फिर 4000, फिर 2000, फिर 1000। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 500 योजन। तो 500 योजन चौड़ाई, इसकी 1000 योजन चौड़ाई, इसकी 2000 योजन चौड़ाई, फिर इसकी 2000, फिर 1000, फिर 500। जैसे जिस क्रम में बढ़ेगी उसी क्रम में घटेगी। गहराई इसकी 10 योजन, इसकी 20 योजन, इसकी 40 योजन, फिर इसके बाद 40 योजन, 20 योजन, 10 योजन। इसमें 1 योजन का कमल है तो उसमें 2 योजन का कमल, फिर 4 योजन का कमल, फिर 4 योजन का, फिर 2 योजन का, फिर 1 योजन का। नहीं नहीं, ये वो देवी नहीं। अपने यहाँ सरस्वती देवी जिसको कहा गया है वो जिनवाणी का स्वरूप है। ये बुद्धि देवी है, ये देवी का नाम है, ये कोई बुद्धि प्रदाता नहीं है। लक्ष्मी देवी है, ये लक्ष्मी प्रदाता नहीं है कि इनकी पूजा करने लग जाएं लक्ष्मी आएगी, नहीं। ये तो देवियों के नाम हैं, सामान्य नाम है। जैसे सौदर में इंद्र, सची इंद्राणी, ऐसे उसके नाम हैं। इसी तरह से इधर भी नाम हो गया, किसी का नाम श्री है, किसी का हिरी है, किसी का धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। ये बुद्धि देवी सरस्वती देवी नहीं है। यहाँ एक ही होगी, लेकिन जब ये मर जाएगी, इसकी आयु पूर्ण हो जाएगी, इसी नाम की दूसरी देवी आ जाएगी। जैसे नीलांजना का नृत्य हुआ तो एक नीलांजना मरी तो दूसरी नीलांजना आ गई, नाम उनका वही रहेगा। जैसे सीमंदर स्वामी वगैरह विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, सीमंदर स्वामी को निर्वाण हुआ, उसी नाम वाले दूसरे तीर्थंकर आ गए, बस उसी तरह से होगा। तो ये नाम फिक्स है, देवी फिक्स नहीं है, जीव फिक्स नहीं है। जीव तो आएगा जाएगा, एक पल्ले की आयु पूरी हुई उसके बाद वो मरेगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, कौन सी गति में जाएगी, वो अलग सिस्टम है। वहाँ श्री देवी नाम की दूसरी देवी आ जाएगी। तो ये नाम वही है। बुद्धि देवी जिसका नाम कह रहे हैं वो सरस्वती नहीं है। सरस्वती अपन इनको बोलते हैं, जिनवाणी माता को सरस्वती बोलते हैं। उसका नाम बुद्धि है, उसका काम ज्ञान देना नहीं है, वो अलग से। पी के तो नहीं देखा, मीठा ही होना चाहिए। देखो अभी अपन को जो वर्णन पढ़ने को मिला है उसमें केवल इतना है कि जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र का जल खारा है, कालोदधी समुद्र का जल खारा है। बाकी सारे जो जल हैं वो जैसा नाम है, जैसे क्षीर सागर है तो क्षीर का मतलब होता है दूध, तो दूध के समान टेस्ट है।
इक्षु रस है, इक्षु जैसे है, तो वो इक्षु गन्ने के रस के समान टेस्ट है। गन्ने का रस नहीं है, पानी है, लेकिन पानी का टेस्ट वैसा आएगा। घृतवर है तो घी नहीं भरा हुआ है, लेकिन उस पानी का टेस्ट घी के समान है। तो केवल उन्हीं की चर्चा है। तालाबों के, नदियों के जल के कोई भी टेस्ट कैसा है उसकी चर्चा आगम में अभी पढ़ने को नहीं मिली। तालाबों का पानी कैसा होगा टेस्ट में, इसकी चर्चा नहीं। समुद्रों के पानी की चर्चा तो है, फिर भी संभावना यह है कि मीठा ही होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है ना, ये वो नहीं है। नहीं, वो तो हो सकता है। नहीं, तो खारापन आ जाता है। जैसे बरसात का पानी है, बरसात के पानी से ही नदियां हैं और नदियों से समुद्र है। बरसात का पानी मीठा ही होता है। बरसात के पानी से ही नदियां हैं और नदियों से ही समुद्र है। वो पानी जब तक बादल है, बरसात हो रही है, तब तक मीठा है। समुद्र में जाने के बाद खारा होता है। वहाँ की लहरों से होता हो, जैसे भी पानी एकत्रित होता हो, वो कैसे बदल जाता है वो एक अलग विषय है। लेकिन मीठा पानी ही आगे जा कर के खारा बन जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर भी जो लवण समुद्र वगैरह हैं, उनमें इन्हीं तालाबों का पानी ही पहुँच रहा है। अभी अपन देखेंगे 14 नदियाँ निकलेंगी। वो 14 नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? तालाबों से। और वो नदियाँ जा कर के कहाँ मिल रही हैं? लवण समुद्र में। तो लवण समुद्र में कहीं अलग से पानी नहीं आ रहा है, या तो बरसात का पानी पहुँचेगा या फिर इन तालाबों का पानी पहुँच रहा है। तो पानी तो यही मीठा पहुँचेगा, लेकिन वहाँ पहुँच करके खारा हो गया। वो समुद्र में पहुँचने के बाद क्यों खारा हो गया वो एक अलग विषय है। वो कोई साइंस के स्टूडेंट हो, कुछ बताएं कि क्यों हो जाता है खारा, तो पता नहीं। अब वो बचपन में जो कहानी पढ़ी थी एक चक्की वाली, वो एक कहानी पढ़ी थी, उसमें आती है, यूट्यूब पर भी डली हुई है, कि किसी को एक चक्की मिली, वो चक्की चलाओ, और वो उसको रोकने का एक मंत्र था, वो उससे रोका नहीं गया, और वो जा रहा था, उसने नमक की पीसने का बोल दिया, वो नमक पिसता रहा, वो चक्की रुकी नहीं, तो वो नमक पूरा उसमें समुद्र में, अभी भी वो चक्की चल रही है। ऐसा एक यूट्यूब की बच्चों वाली कहानी है। अब क्या है रीजन, ये तो सब अपना अपना रीजन है, कोई इसका वास्तविक उत्तर नहीं है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। अब इसका कोई और रीजन हो तो कोई आप लोग बता सकते हैं। हाँ, सर्च करें, उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो इधर देखें। अब इसके बाद यहाँ जो अगले सूत्र आ रहे हैं, उन आगे के सूत्रों में बताएंगे कि इन क्षेत्रों का विभाग होता है। ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र को अपन बोलते हैं 6 खंड बनते हैं। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती होता है। विदेह क्षेत्र है, यहाँ पर भी 4 खंड बनेंगे। हर एक क्षेत्र के विभाग होंगे। और विभाग कैसे हो जाता है? नदियों के माध्यम से या पर्वतों के माध्यम से। अभी भी अपन लोगों के जो भी बाउंड्री वाल बनती है, बाउंड्री का मतलब जो बॉर्डर है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी से ही होता है। उन्होंने कहा नदी के इस तरफ मध्य प्रदेश हो गया, नदी के इस तरफ उत्तर प्रदेश हो गया, इस पहाड़ के उस तरफ ये वाला प्रदेश कर दो, इस पहाड़ के इस तरफ यहाँ की सीमा, जिले की सीमाएं इसी तरह से बट जाती हैं, इसके उस तरफ वो और इसके इस तरफ। इसी तरह से यहाँ पर भी विभाग होंगे। विभाग कैसे होंगे? नदियाँ निकलेंगी। नदियाँ कितनी निकलती हैं? 14 नदियाँ निकलती हैं। क्षेत्र कितने हैं? 7। नदियाँ 14, क्षेत्र 7, तो एक क्षेत्र में 2-2 नदियाँ प्रवाहित होंगी। अब वो नदियों के नाम कौन से हैं, अपन पहले सूत्र पढ़ लें, फिर उसके बाद देखते हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः सरितस्तन्मध्यगाः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता
सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन मध्यगाः। पढ़ते बन जाएगा। देखें यहाँ दो दो के जोड़े लिखे हैं, गंगा सिंधु, फिर निकलेगा रोहित रोहितास्या। रोही द्रोही, द्रोही लिखा है, दा में रा लगा है, जिसको अलग अलग करेंगे तो रोहित और फिर रोहितास्या, तो दो नदियाँ निकलेंगी। फिर लिखा है हरित धरिकांता, तो निकलेगा हरित और हरिकांता। फिर सीता और सीतोदा, फिर नारी नरकांता। फिर लिखा है सुवर्ण रूप्यकूला, कूला शब्द दोनों में लगाएंगे, सुवर्णकूला रूप्यकूला। फिर रक्ता और रक्तोदा। तो ऐसे ये 14 नदियाँ हो गई, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा। ये क्या है? सरिता। सरिता यानी ये नदियाँ हैं। तन मध्यगा, उन क्षेत्रों के मध्य में बहती हैं। ये जो क्षेत्र बनाए हैं, इन क्षेत्रों के मध्य में ये 14 नदियाँ बहती हैं। कैसे कैसे बहेंगी? एक क्षेत्र में 2 नदी बहेंगी। जैसे पहला भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में 2 नदी कौन सी होंगी? गंगा और सिंधु। फिर कौन सा क्षेत्र है? हेमवत क्षेत्र, तो हेमवत क्षेत्र में कौन सी होगी? रोहित रोहितास्या। फिर हरि क्षेत्र में कौन सी? हरित हरिकांता। फिर विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा। फिर रम्य क्षेत्र में नारी नरकांता। फिर हैरण्यवत क्षेत्र में सुवर्णकूला रूप्यकूला और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा। अब प्रश्न उठता है, कौन सी नदी को हम कैसे बहाएंगे? कौन सी नदी को हम पूर्व दिशा में ले जाएं और कौन सी नदी हम पश्चिम दिशा में ले जाएं? तब इधर आगे के सूत्र लिखे हैं, द्वयोर द्वयोः द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। यहाँ बता रहे हैं द्वयोः द्वयोः, ये जो 2 नदियों के जोड़े हैं, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, सीता सीतोदा, ये जो 2 जोड़े बनाए हैं, इन जोड़ों में जो पूर्वा पहली नदी है, पहली नदी कौन सी? गंगा सिंधु में पहली कौन सी? गंगा। रोहित रोहितास्या में पहली रोहित। सीता सीतोदा में पहली सीता। रक्ता रक्तोदा में पहली रक्ता। तो ये जो पहली नदी है वो पूर्वगाह, पूर्व दिशा में बहेगी। गा शब्द जो लगाया पूर्वगाह, गा का मतलब होता बहना। ये कहाँ बहेगी? पूर्व दिशा की ओर। दूसरी कहाँ जाएगी? दूसरी के लिए अगला सूत्र लिखा, शेषास्त्व परगाह शेषास्त्व परगाह शेषाह तू अपरगा। विच्छेद करेंगे तो शेषाह, जो शेष नदी है, दूसरी नदी कौन कौन सी होगी? सिंधु, हरिकांता, रोहितास्या, नरकांता, शीतोदा, रक्तोदा, रूप्यकूला। ये वाली जो इस तरफ की नदी है, ये दूसरी नदी। अब ये दूसरी नदी किस तरफ जाएगी? अपरगा। अपरगा का मतलब पूर्व से विपरीत, पश्चिम दिशा में। अब अपन को निकालना है, कैसे निकालें? तालाब तो 6 हैं, 6 तालाबों से 14 नदियां निकालना है। क्षेत्र 7 थे तो 14 नदियों का विभाग कर दिया, एक में 2 बह जाएंगी। लेकिन 6 तालाबों से 14 नदी कैसे निकालें? किसी ना किसी से ज़्यादा निकालनी पड़ेंगी। तो जो पहला तालाब है और जो आखिरी तालाब है, इससे 3-3 नदी निकलेंगी। पहले से 3 और आखिरी से 3। बाकी जो बीच के 4 तालाब बचेंगे, उनसे 2-2 नदियां निकलेंगी। अपन अपने तालाब से तुलना नहीं करें, अपन लोगों के तालाब छोटे होते हैं। होना तो यही चाहिए, लेकिन देखते हैं अकृत्रिम रचनाओं का जैसा इसमें स्वरूप है वैसा अभी दिखाई नहीं देता। नाम तो वही है, नाम वही है, लेकिन अपन अभी
पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये ही हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी इधर अपन पहला जो तालाब है, पहले तालाब से 3 नदियां निकालेंगे। तो 3 नदियां कैसे निकालेंगे? 3 में से 2 नदियां तो बहेंगी भरत क्षेत्र में और 1 नदी जाएगी ऊपर हेमवत क्षेत्र में। इस तालाब की 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो एक पूर्व दिशा से निकलेगी, ये जो इधर से पूर्व दिशा से निकलेगी और इधर भरत क्षेत्र में होते हुए पूर्व दिशा में जाकर के इसके चारों तरफ है ये लवण समुद्र। इसके चारों तरफ क्या है? ये लवण समुद्र। तो यहाँ पर जाकर के ये नदी मिल जाएंगे। तो ये नदी इधर पूर्व दिशा के दरवाजे से निकली और थोड़ी देर इस पहाड़ पर बहेगी और पहाड़ से फिर नीचे उतरते हुए और यहाँ भरत क्षेत्र में होते हुए लवण समुद्र में मिल गई। दूसरी नदी निकलेगी, वो पश्चिम दिशा से निकलेगी, पश्चिम तोरण द्वार से। पश्चिम तोरण द्वार से निकली ऐसे घूमते हुए और फिर इधर पश्चिम दिशा में लवण समुद्र में मिल जाएगी। अब तीसरी नदी निकलेगी। तीसरी नदी कौन सी निकलेगी? तीसरी नदी जो निकलेगी वो हेमवत क्षेत्र में जाएगी और हेमवत क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर जाएगी, पूर्व दिशा की ओर नहीं, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर जाएगी तो उसका नाम क्या होगा? रोहित, रोहितास्या। तो यहाँ ये निकलेगी उत्तर तोरण द्वार से, उत्तर दिशा से, और ऐसे घूम करके ये यहाँ लवण समुद्र में आके मिल जाएगी। तो 3 नदियाँ निकली, जो इधर गई पूर्व दिशा में वो गंगा, ये जो पश्चिम में गई ये सिंधु, और जो तीसरी नदी निकली वो हेमवत क्षेत्र में पश्चिम दिशा में गई है। तो पश्चिम दिशा में कौन सी होगी? रोहितास्या। ये 3 नदियाँ निकल गई। अब अपन को क्या करना है? जितने तालाब ये हैं इनसे 2 नदियाँ निकलेंगी। अब जब 2 नदियाँ निकलेंगी तो दोनों एक क्षेत्र में नहीं जाएंगी, क्योंकि एक नदी तो इस क्षेत्र की पहले आई गई। जो हेमवत क्षेत्र है उसमें एक नदी तो आई चुकी, अब एक नदी और चाहिए, तो वो एक नदी ऊपर के तालाब से आएगी। तो जो ऊपर का तालाब है उससे एक नदी इधर नीचे जाएगी और एक नदी इधर ऊपर आएगी। फिर यहाँ से एक नदी इधर, सॉरी, इधर ये इस तरफ आएगी और एक नदी इधर से इधर। फिर इस तालाब से एक नदी इधर सीता इस तरफ चली गई और यहाँ से कौन सी निकलेगी? फिर नरकांता। एक ही तालाब से दोनों नहीं निकलेंगी कि सीता और सीतोदा एक ही तालाब से निकलेगी, नहीं। देखो ध्यान से, ये जो पद्म तालाब था, पद्म तालाब से रोहितास्या निकली है। महापद्म तालाब से कौन सी निकली? महापद्म से रोहित निकली और उसके ऊपर हरिकांता निकली। ऊपर के क्षेत्र में कौन सी है? हरित, हरिकांता, 2 हैं, तो हरिकांता निकलेगी। अब ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यही पूछा जाएगा, तिगिंछ तालाब से 2 नदियां कौन सी निकली? तो सीता सीतोदा मत लिख देना। तिगिंछ तालाब से देखो, पद्म, महापद्म, तिगिंछ। तो तिगिंछ तालाब से एक तो निकलेगी ये हरित और एक निकलेगी ये सीतोदा। जोड़े में नहीं लिखना। तो तालाब से अलग अलग नदियां निकलेंगी। एक नीचे आई है तो नीचे के क्षेत्र वाली रहेगी, एक ऊपर गई है तो ऊपर के क्षेत्र वाली रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर ये एक नीचे आएगी और एक इधर ये ऊपर चली गई। अब अंतिम तालाब आ गया। अंतिम तालाब से फिर 3 नदियाँ निकलेंगी। तो एक तो नीचे की ओर आ गई है, दक्षिण तोरण द्वार से निकलेगी, और एक इधर से पूर्व दिशा की ओर और एक यहाँ से ये पश्चिम दिशा की ओर। अब देखें, जो पूर्व दिशा की ओर गई हैं उनके नाम लिख लें, पहला पहला नाम, जैसे गंगा, सिंधु, तो ये कौन सी होगी? रोहित, रोहितास्या। फिर हरित, हरिकांता। फिर सीता, सीतोदा। फिर नारी, नरकांता। फिर सुवर्णकूला, रूप्यकूला, और एक रक्ता और रक्तोदा। तो ये इस तरह से नदियाँ निकलेंगी। इस तरफ के नाम अलग लिखे जाएंगे। अब ये नदियाँ निकलने से हुआ क्या? इन नदियों के निकलने से ये क्षेत्रों का विभाग हो गया। ये जो भरत क्षेत्र था इसके 3 भाग हो गए, एक गंगा नदी के इस तरफ, एक गंगा नदी के इस तरफ और एक सिंधु नदी के इस तरफ। तो 3 पार्ट इसके भरत क्षेत्र के हो गए। विदेह क्षेत्र जो था, विदेह क्षेत्र के 4 पार्ट हो गए,
क्योंकि इधर ये बीच में सुमेरु पर्वत है ये। अब ये नदी इधर से निकली तो एक पार्ट ये बन गया, एक ये बन गया, एक इधर का ये 3 और एक ये 4, ये 4 पार्ट हो गए विदेह क्षेत्र के। बाकी क्षेत्रों के 2-2 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, इधर 3 बनेंगे। ऐरावत क्षेत्र के भी ये 3 हो गए, एक इधर का हो गया, ये एक बीच का हो गया और एक इधर, तीसरा इधर। तो क्षेत्रों का विभाग हो गया इन नदियों के माध्यम से। अब अपन को रक्ता और रक्तुदा, ऐरावत क्षेत्र में कौन सी होगी? सबसे लास्ट में है, तो ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तुदा रहेगी। कौन से तालाब से निकली रक्ता और रक्तुदा? तालाब का नाम पुंडरीक तालाब। पुंडरीक तालाब कौन से पर्वत पर है? शिखरिन पर्वत पर। तो ये अपन को नाम याद रखने हैं। शिखरिन पर्वत पर कौन सा तालाब है? पुंडरीक तालाब। पुंडरीक तालाब से कौन सी 3 नदियां निकली? रक्ता, रक्तोदा और सुवर्णकुला। तो इस तरह से ये प्रश्न जो आपका पेपर होगा उसमें इसी तरह से हमने बताया था, एक हम ये सर्कल बना के देंगे और सर्कल में आपको बताना पड़ेगा। हम उसमें पूछेंगे इसमें सीतोदा नदी बताइए कहाँ है, तो आपको उसमें सर्कल में विदेह क्षेत्र के बीच में सीतोदा नदी निकाल के लिखना पड़ेगा, ये है सीतोदा नदी। हो सकता है पूरा मैप बना करके हम दे दें और फिर पूरा मैप बना करके आपको बस एरो लगा करके बताना ये सीतोदा नदी है, ये नरकांता नदी है, ये गंगा नदी है, ये भरत क्षेत्र है, ये विदेह क्षेत्र है, ये सुमेरु पर्वत है। जो कुछ पूछा जाए वैसा आप करना, तो एक मैप बना करके दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? देखें, विदेह क्षेत्र में बीच में मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के यहाँ से ये नदी ऐसी सुमेरु पर्वत को घेर करके निकलती है। तो इधर सीतोदा नदी इधर आ गई पश्चिम में, और ऊपर से सीता नदी निकली वो इधर चली गई। तो इधर 4 पार्ट इसके हो जाते हैं विदेह क्षेत्र के, 1 2 3 4। अब और देखें इसमें, ये जो अपना भरत क्षेत्र है, ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र के अभी कितने पार्ट हो गए अपने? 3। अब इन 3 पार्ट के बीच में एक पर्वत और आता है। एक पर्वत आने से इसके अब 6 भाग हो जाएंगे, पर्वत के 3 इस तरफ और पर्वत के 3 इस तरफ। तो बीचों बीच एक पर्वत आ गया यहां से। इस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। इसको क्या बोलते हैं? विजयार्ध पर्वत। जो चक्रवर्ती वगैरह होते हैं वो इस विजयार्ध पर्वत के आगे जाकर के फिर उनकी सब पूरे 6 खंडों की विजय करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 खंड हो गए। नारायण को अर्धचक्री कहा जाता है। जो नारायण होते हैं वो अर्धचक्री हैं और चक्रवर्ती पूर्ण चक्री हैं। तो अर्धचक्री जो होता है वो यहाँ 3 नीचे के भागों को विजय करता है। तो विजय अर्ध, यहाँ तक आधी विजय हो गई, पूरी नहीं हुई। चक्रवर्ती जो होता है वो पूरी विजय करता है, उस तरफ जाकर के भी पूरी करेगा। ये जो 6 खंड बने हैं, इन 6 खंडों में एक होता है आर्यखंड और 5 होते हैं मिलिच खंड। ये जो नीचे का बीच वाला भाग है ये पहला, ये आर्यखंड है। बाकी ये ऊपर के तीनों और साइड के दोनों, ये 5 मिलिच खंड होते हैं। ऐसे ये 6 खंड बन जाते हैं। जो चक्रवर्ती होता है वो इन 6 खंडों का राजा होता है, मतलब पूरे भरत क्षेत्र का राजा है। जैसी व्यवस्था यहाँ भरत क्षेत्र में है, सेम वैसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में भी होगी। तो एक विजयार्ध पर्वत जैसा इधर आया है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक बीचों बीच विजयार्ध पर्वत आ जाएगा। तो यहाँ भी ये 6 खंड बन गए। ऊपर वाला जो बीच का होगा वो ये आर्यखंड, बाकी ये 5 मिलिच खंड। यहाँ पर भी यदि पंचम काल चल रहा है तो ऐरावत क्षेत्र में भी पंचम काल चल रहा है। भरत क्षेत्र जैसा है सेम वैसा ही ऐरावत क्षेत्र होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब वही प्रश्न है
कि अपना ये अपन लोग रह रहे हैं आर्यखंड में। आर्यखंड का विभाग किसने किया? गंगा और सिंधु नदियों ने किया। यदि हम वर्तमान में जो गंगा और सिंधु नदी मानते हैं तो ये हो ही नहीं सकती, ये वाली हो नहीं सकती। आर्यखंड को यदि हम मानते हैं, अपन सभी जम्बू द्वीप में हस्तिनापुर में जाएं तो हस्तिनापुर में ये जम्बू द्वीप की पूरी संरचना बनी हुई है, और पूरी संरचना में वो जो संरचना बनी है वो आर्यिका ज्ञानमती माता जी के निर्देशन में बनी है। आर्यिका ज्ञानमती माता जी तिलोय पन्नति जैसे ग्रंथों की महान ज्ञाता हैं, उन जैसा ज्ञान किसी का नहीं है अभी। उन्होंने जो उधर संरचना बनाई है, इस आर्यखंड के बीच में जाकर के देखेंगे थोड़ा सा एक तख्ती टाइप की लगाई है, प्लेट टाइप की, और उसमें लिख दिया पूरा संसार। इस आर्यखंड के बीच में जैसे हमने ये गोला बना दिया ना, एक राउंड, बस इतना सा पूरा संसार हो गया। जब यदि ये पूरा संसार हो गया तो फिर ये गंगा और सिंधु कैसे हो सकती हैं? हमारे नगर में, भारत में जो गंगा सिंधु बह रही है वो ये नहीं हो सकती। वो महानदी है, गंगा नदी जो है वो महानदी है, वो महानदी ये नहीं हो सकती, होना नहीं चाहिए। इसके पार तो अपन जा ही रहे हैं, तो फिर क्या? देखो, चक्रवर्ती जो होता है, जब चक्रवर्ती दिग्विजय करता है, दिग्विजय करने के लिए मिलेच्छ खंडों में जाता है, और मिलेच्छ खंडों में वो ऐसे ही नहीं जा पाता है। उसके जो 9 निधि 14 रत्न होते हैं, घोड़ा होता है उसका जो 12 योजन की छलांग भरता है, उसके पास ये जो विजयार्ध पर्वत है, इस विजयार्ध पर्वत की गुफाओं से निकलना पड़ता है। वो गुफाओं को पार करने के लिए जब गुफा का दरवाजा खुलता है, वो भी उसके चक्रवर्ती के रत्न से खुलता है। 6 महीने तक उसमें से गर्म हवाएं निकलती हैं, वो बाहर इंतजार करता है कि ये ठंडी हो जाए तब हम उस तरफ जाएं। यदि ये सारे प्रसंगों को हम देखते हैं तो हम मिलेच्छ खंडों में जा ही नहीं सकते, और यदि हम मिलेच्छ खंडों में नहीं जा सकते हैं तो ये जो गंगा और सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी पाकिस्तान में बह रही है और हम सिंधु नदी को पार करके उधर खूब जा रहे हैं, तो कैसे जा सकते हैं? एक आम आदमी बिना किसी रत्नों की सहायता के, जब चक्रवर्ती नहीं जा पा रहा है, चक्रवर्ती को जाने के लिए रत्नों की सहायता लेनी पड़ी, तब जाकर के वो मिलेच्छ खंडों में पहुंचा। हम लोग सामान्य से कैसे चले जाएंगे? इसका मतलब ये लगता है कि ये जो गंगा सिंधु है ये वो नहीं है। फिर ये क्या है? फिर क्या है? अगले सूत्र में बताएंगे। फिर ये नदियां कौन सी हैं? अगले सूत्र में लिखा, देखो क्या लिखा, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। यहाँ बता रहे हैं चतुर्दश नदी सहस्र, चतुर्दश यानी 14 और सहस्र का मतलब 1000, 14,000 नदियों से परिवृता, परिवृता का मतलब घिरी हुई हैं। कौन? गंगा सिंधु आदि नदियाँ। ये गंगा नदी जो है इसमें 14,000 नदियाँ आकर के मिलती हैं। ये महानदी है, और इस महानदी में छोटी छोटी 14,000 नदियाँ आकर के मिल रही हैं। तो आज जो वर्तमान में गंगा सिंधु हम बोल रहे हैं वो 14,000 में से कोई एक होंगी। इतनी सारी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी है, सिंधु नदी है, कावेरी है, ताप्ती है, कितनी सारी नदियां हैं, ये सब वो 14,000 हैं। ये सब जाकर के कहाँ मिल रही हैं? अभी मिल रही हैं समुद्र में। जिस समुद्र में मिल रही हैं वो समुद्र हो सकता है कि उसको अपन गंगा सिंधु मानो, बड़ी महानदी, तो भले मान लो, उनको भी नहीं। आदि पुराण जी में एक कथन पढ़ने को मिला है कि जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र का, इसका पानी उछल करके इधर आ जाता है। इसके पानी के, लवण समुद्र की जो लहरें उठती हैं तो कभी कभी उन लहरों का पानी उछल करके यहाँ अपने जम्बूद्वीप में आ जाता है। वो जम्बूद्वीप भी एक तरह से समुद्र जैसा लगने लगता है, इतना पानी आ जाता है। तो आज जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर दिख रहे हैं, ये लवण समुद्र का उछला हुआ पानी आ गया अपने यहाँ, जिसको हम समुद्र कह रहे हैं। जिनको हम समुद्र कह रहे हैं,
ये समुद्र वास्तविक समुद्र लवण समुद्र नहीं है, ये लवण समुद्र की लहरों का उछला हुआ पानी इधर आ गया, अपन उसको समुद्र मान रहे हैं। वास्तविक लवण समुद्र तो कोसों दूर है, अभी वहां तक जाने की कोई साधन ही नहीं है, वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये उछले हुए पानी को ही पार करने में इतना फ्यूल लग जाता है कि वो जहाज वहीं खत्म हो जाए और आगे तक बढ़े कैसे। तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में ये जो भी परिस्थितियां हैं वो ये नहीं हो सकती। नहीं तो वो सब मिलकर के फिर लवण समुद्र में जाएगा। जिसको अपन कह रहे हैं आज ये जो सहायक नदियां हैं, मान लो गंगा नदी में कोई दूसरी नदी आकर के मिल गई, जैसे इलाहाबाद में संगम है तो गंगा नदी भी मिल गई, उधर वो यमुना भी मिल गई, सरस्वती भी मिल गई, फिर वो आकर के यहाँ के अपना जो हिंद महासागर है इसमें मिल गया, वो हिंद महासागर जा करके फिर उधर लवण समुद्र में मिलेगा। ऐसे ही मानो और क्या। हाँ तो कहीं ना कहीं ये सब मिल रही हैं। ये जिसको हम समुद्र कह रहे हैं ये गंगा नदी का ही विस्तृत रूप है। जो आज गंगा नदी आकर के हिंद महासागर में मिली या बंगाल की खाड़ी में मिली या कहीं भी मिल रही है, ये उस नदी का ही विस्तृत रूप है। अपन सोच रहे हैं ये समुद्र में मिल गई है, समुद्र में नहीं मिली, ये समुद्र है ही नहीं, ये लवण समुद्र है ही नहीं, ये तो एक उछला हुआ पानी था उसमें आकर के मिल गई। अब ये पानी भी जाकर के लवण समुद्र में मिल रहा है, ये भी एक नदी का विस्तृत रूप है, वो ही मानना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है, हमने पहले दिन जब ये अध्याय शुरू किया था तभी कहा था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें टैली नहीं हो रही हैं। हम किसको जम्बूद्वीप माने, किसको मिलेच्छखंड माने, क्योंकि अभी तो अपन चलो ये पढ़ रहे हैं, जब ज्योतिषी देवों का पढ़ेंगे, सूर्य का विमान जैसे चक्कर लगाता है, सूर्य का विमान यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 12 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर भी वही अंतर आ रहा है अमेरिका में और यहाँ पर 12 घंटे का अंतर हो जाता है। तो क्या हम उसको क्या माने। कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो टैली नहीं हो रही हैं, फिर भी आगम में क्या लिखा है अपन को उसको पढ़ना है। वर्तमान से मिलाने का प्रयास ज़्यादा ना करें, वर्तमान से मिलाएंगे। अभी पूज्य सुधासागर महाराज श्री के पास भी ये जिज्ञासा आई थी कि क्या जो ये गंगा सिंधु हैं इनको यही गंगा सिंधु मानना चाहिए। उन्होंने कहा ये ही मानना चाहिए, मानना ही पड़ेगा। यदि ये गंगा सिंधु नहीं मानेंगे तो फिर सम्मेद शिखर जी भी ये नहीं होगा, फिर सम्मेद शिखर जी की स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि जो आगम में गंगा सिंधु का वर्णन है, गंगा किनारे ही कई सारे तीर्थंकरों का जन्मस्थली बनाई गई है और वो सारे नगर अपन को मिल रहे हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। तो अभी अपन निर्णयात्मक ये नहीं कह सकते हैं कि यही गंगा सिंधु ये है, कि ये उनकी सहायक नदियां हैं, ये निर्णय नहीं कर सकते। बस ये मान करके चल सकते हैं कि आगम में गंगा और सिंधु का वर्णन है तो गंगा सिंधु हमें देखने को मिल रही है, बस इतना ही में तसल्ली रखें कि गंगा सिंधु का वर्णन आगम में है, भारत क्षेत्र का वर्णन आगम में है, तो हमको वो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। वो ही है नहीं है, कैसा है, घट गया बढ़ गया, अब उसको अपन कुछ कह नहीं सकते। भौगोलिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे तो बहुत अंतर आ रहा है। उन परिस्थितियों को विचार करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका मिलेच्छखंड में ही है, इसको मिलेच्छखंड ही माने। ये जितना अरब कंट्रीज हैं ये सब मिलेच्छखंड है, और अपना भारत देश है ये आर्यखंड है, ये आर्यखंड है, बिल्कुल यही मानना पड़ेगा। और जो गंगा सिंधु निकली हैं यही गंगा सिंधु हैं। इस गंगा इधर से निकल गई, सिंधु इधर से निकल गई, बीच का जो क्षेत्र बच रहा है जिसको हम बुंदेलखंड कह रहे हैं, थोड़ा बहुत और थोड़ा, बस यही आर्यखंड है, बाकी सब उधर मिलेच्छखंड हो गया। तो अब क्या परिस्थिति है, इनको बहुत विचार करके ग्रंथों को पढ़ के और फिर निर्णय निकालना पड़ेगा। अभी अपन निर्णयात्मक कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तो अपन केवल ग्रंथ को पढ़ें कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इसके हिसाब से नहीं मान सकते। इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आर्यखंड इधर रहेगा, गंगा बहुत दूर है, सिंधु बहुत दूर है। इसके हिसाब से लगता है कि जो भरत चक्रवर्ती गुफाओं को पार किया तब जाकर के मिलेच्छखंड पहुंचा। आज हम गुफाओं को पार ही नहीं करते, सीधे उड़ करके 12 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे पहुंच रहे? क्या वो मिलेच्छखंड माना जाए, नहीं माना जाए?
यदि नहीं मानते हैं तो फिर ये 12 घंटे का अंतर कैसे आ रहा सूर्य में? ये आ गया ना, ये विजयार्थ पर्वत अपन अपने में लगाएं तो विजयार्थ पर्वत समझ में ही नहीं आता कि कहाँ गया विजयार्थ पर्वत। वो दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिख रहा है। और फिर यदि मिलेच्छ खंड तक पहुंच गए तो फिर हिम्मन पर्वत भी दिखना चाहिए, वो हिम्मन पर्वत भी नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि अपन केवल आगम का ज्ञान करें। ये जो 3 लोक का वर्णन है इसको हम वर्तमान से टैली कर नहीं पाएंगे और मन उलझा रहेगा। इसीलिए मन को उलझाएं नहीं, अपन आगम का ज्ञान करें। हमारे आगम में ऐसा लिखा है, बस इतना पर्याप्त है। 7 हाथ के रहे। देखो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आगे अपन एक सूत्र पढ़ेंगे इसमें, शायद इसके बाद ही है एक सूत्र आएगा, भरतई रावतियोर वृद्धि हिरासौ षट सम्याभ्याम मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। उस सूत्र में ये लिखा है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है 6 कालों के माध्यम से। अब उसमें जो लिखा है इस पर भी बहुत चिंतन मनन हुआ है। ये जो सूत्र लिखा है उस सूत्र में लिखा भरतई रावत योह। भरतई रावत योह ये द्विवचन है और संस्कृत में देखेंगे तो ये जो द्विवचन की जो विभक्ति बनती है ये षष्ठी विभक्ति में भी बनती है और सप्तमी में भी बनती है। जब रूप पढ़ते हैं तो रामयोह, रामयोह षष्ठी में भी बनता है सप्तमी में भी बनता है, दोनों में। दोनों का अर्थ निकालते हैं तो षष्ठी में अर्थ निकलता है का, जैसे भरतई रावत योह भरत और ऐरावत क्षेत्र का। और जब सप्तमी का अर्थ निकालेंगे तो निकलता है भरत और ऐरावत क्षेत्र में, 2 अर्थ निकलेंगे। अब इस सूत्र का जब अर्थ किया गया तो उस सूत्र का अर्थ ये होता है, यदि षष्ठी वाला अर्थ निकालते हैं तो उसमें निकलेगा भरत और ऐरावत क्षेत्र का 6 कालों के माध्यम से वृद्धि और ह्रास होता है। इसका मतलब हुआ भरत और ऐरावत क्षेत्र का हो रहा है। इसका मतलब है ये पृथ्वी भी भूभाग सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। मतलब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो भूभाग कम हो जाएगा, पानी की मात्रा घटेगी तो भूभाग ज्यादा निकल आएगा। तो यदि का वाली सेंस लगाते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति का तो यही अर्थ निकलता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र का भी वृद्धि ह्रास होता है। लेकिन यदि हम सप्तमी वाला अर्थ निकालते हैं तो फिर ये निकलता है भरतई रावत योह भरत और ऐरावत क्षेत्र में का अर्थ होगा जीव जंतुओं का, कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जितने जीव हैं उन मनुष्य त्रयंचों का वृद्धि और ह्रास होता है 6 कालों के माध्यम से। कि आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, घटते 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 महावीर भगवान 7 हाथ के रह गए। तो ये जो वृद्धि ह्रास हो रहा है ये केवल मनुष्यों में माना जाए या क्षेत्र का भी माना जाए? किसका माना जाए? आचार्य उमा स्वामी जी ने तो सूत्र लिख दिया। अब ये पता नहीं चल रहा उन्होंने षष्ठी वाला अर्थ निकाला था कि सप्तमी वाला निकाला। अब दोनों भी हो सकते हैं। अब दोनों भी हो सकते हैं तो हमको जाना पड़ेगा आगे के आचार्यों को, हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। आगे के आचार्य भी तो ज्ञानी रहे। तो इस तत्वार सूत्र के ऊपर टीका लिखी गई, सर्वार सिद्धि टीका लिखी गई, राजवार्तिक लिखी गई, श्लोक वार्तिक लिखी गई। उन आचार्यों ने क्या लिखा? जब उन आचार्यों को पढ़ा तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा कि ये केवल जीवों में लगाना है, पृथ्वी में नहीं लगाना। अब उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये भरत और ऐरावत क्षेत्र का नहीं है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में है। जब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया तो फिर अपन अपनी बुद्धि क्यों लगाएं? जब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया तो फिर अपन अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे कि ये भरत और ऐरावत क्षेत्र का हो रहा है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जैसे क्षेत्र भी घट रहा हो, क्षेत्र भी घट रहा हो, क्योंकि कई सारे प्रसंग प्रथमान योग के हैं। चक्रवर्ती एक नहीं हुए 12 हुए और 12 के 12 चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय करते हैं। अब भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लगे विजय करने में, तो 60,000 वर्षों तक कितना कितना घूमे होंगे। और वही विजय यात्रा अंतिम चक्रवर्ती को बहुत कम समय में हो गई, वो महीने भर में पूरी विजय यात्रा करके आ गए। तुम कैसे आ गए? भरत चक्रवर्ती जो 500 धनुष की अवगाहना का था तो उसके कदम भी तो बड़े होंगे,
वो 500 धनुष की अवगाहना वाला इतने बड़े बड़े कदम रखेगा कि उसको 60,000 वर्ष लगे, और जो अंतिम चक्रवर्ती जो कुछ हाथ का है, जिसके कदमों की दूरी 2 फीट 5 फीट की हो रही है, वो इतने जल्दी करके आ गया, कैसे संभव है? इसका मतलब है पृथ्वी घट रही है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का भी हिस्सा जो 6 खंड का है वो घट रहा है। वो जो भूभाग अपन लोग जैसे बोलते हैं, आगम में भी मिलता है और वर्तमान में भी देख रहे हैं कि द्वारिका नगरी थी जो आज समुद्र में डूब गई। द्वारिका नगरी थी अपने नेमिनाथ भगवान के समय, द्वारिका नगरी थी, आज कहाँ है? समुद्र के अंदर हो गई वो। तो हो सकता है पहले ये भारत देश और फैला हुआ होगा, बहुत फैला हुआ होगा। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ता चला जा रहा है कि ये भूभाग हमारा डूबता चला जा रहा है, तो भूभाग कम बच रहा है। तो इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है, भूभाग हमारा कम हो रहा है। आज भी ये कहते हैं कि आज से 20 साल बाद मुंबई के जो किनारे किनारे जो बस्तियां बसी हैं वो डूब जाएंगी, वो जल स्तर इतना बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं। तो हो सकता है कि जो इसमें अर्थ लिया है, आगे जो सूत्र आएगा वो षष्ठी विभक्ति का अर्थ हो कि भरत और ऐरावत क्षेत्र का भी वृद्धि ह्रास होता है, दोनों का मानना पड़ेगा, जीवों का भी और पृथ्वी भूभाग का भी। जल का स्तर बढ़ जाएगा तो भूभाग घट जाएगा। अब धीरे धीरे जाकर के ये जल स्तर कम हो जाएगा तो भूभाग वापस निकल आएगा, वो तो होता ही है। आज हमारा जैसे हमारी जॉब है देवगढ़ में, अब देवगढ़ में क्या है कि जब बरसात होती है, वहाँ से बेतवा नदी निकली है, बेतवा नदी निकली है तो वो नदी पे बहाव ज़्यादा होता है, पानी भरता है, आगे जाकर के एक डैम बना हुआ है राजघाट डैम, वो डैम पर पानी को रोक लेते हैं। पानी रोकते हैं तो पानी का भराव बढ़ता है, भराव बढ़ता है तो देवगढ़ आधा डूब जाता है। मतलब जो देवगढ़ के जो खेत हैं, गांव वालों के जो खेत हैं, वो खेत सारे डूब जाते हैं, तो 6 महीने डूबे रहते हैं। जैसे जैसे जल स्तर फिर कम होता है, गेट खुलते हैं, पानी की आवागमन होता है, वो पानी निकल जाता है, तो 6 महीने खेत बाहर आ जाते, खेती करने लगते हैं। तो 6 महीने उन्होंने खेती कर ली, 6 महीने वो डूब गया। ऐसे ही इधर है, अभी अवसर्पिणी चल रही है, ये डूब गया भूभाग। जब उत्सर्पिणी आएगी तो ये भूभाग फिर से वापस चौड़ा होने लगेगा, फिर वापस बस्ती बसने लगेगी, वापस पर्वत नदियां सब दिखने लगेंगे, तो कोई आपत्ति थोड़ी है। तो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में ऐसा मान सकते हैं। हो रहा है, शिखर जी का पहाड़ यदि यही है तो आज हमको लग रहा है कि 6 घंटे में हम पहुंच रहे हैं। आदिनाथ भगवान, वो अजितनाथ भगवान उधर से मोक्ष गए तो अजितनाथ भगवान 450 धनुष के थे, ये वही पर्वत है क्या? वो तो जल्दी पहुंच गए होंगे। उनकी टोंक इतनी छोटी सी बना दी, इतने छोटे से चरण रख दिए, क्या अजितनाथ भगवान के इतने से चरण होंगे? टोंक बड़ी होगी। तो ये पहाड़ भी धीरे धीरे घट रहा है, हर एक चीज, भूभाग भी घट रहा है। हो सकता है कि अपन ने कहीं ना कहीं ये कल्पना कर ली गई यही शिखर जी है, कहाँ असली शिखर जी है ये भी अपन कुछ नहीं कह सकते। जो चला आ रहा है उसको मानते जाओ बस। ज़्यादा जहाँ श्रद्धा का विषय हो वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए हमने पहले दिन जब ये पढ़ाया था तो यही कहा था कि ये पूरा श्रद्धा का विषय है, 3रा और 4था अध्याय, इसमें अपन को दिमाग नहीं लगाना। ये श्रद्धा है, अपन केवल आगम का ज्ञान करें कि आगम में क्या लिखा है, वर्तमान से टैली करने का प्रयास ना करें। ज्योतिष वास्तु सीखा जाता है, हमने वास्तु सीखा, ज्योतिष भी सीखा कुछ समय तक, लेकिन जब जब वास्तु सीखते हैं तो वो उसमें वास्तु बताएंगे ये जमीन ऐसी है तो इसका फल ये मिलेगा, इसका ये कॉर्नर कटा है तो इसका फल ये होगा, उसका ये कॉर्नर कटा हुआ है तो ये फल होगा, इस जमीन की आकृति ऐसी है तो ये फल होगा, यहाँ ऊंचा कमरा बना दिया तो ये फल होगा। अब जब वास्तु पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना घर दिखता है, हमारा घर कैसा है, हमारा कॉर्नर कैसा है, हमारे यहाँ की दीवार कैसी है, हमारा ये भाग ऊपर है कि नीचे है। ज्योतिष पढ़ोगे, हस्तरेखा विज्ञान पढ़ा मान लो, तो आप सबसे पहले किताब को बाद में देखो, अपने हाथ में देखो हमारे हाथ की रेखा कैसी है, अपना दिखता है। तो ज्योतिष वास्तु जब सीखा जाता है तो वो लोग भी यही कहते हैं, अपने पर मत घटाना। ज्योतिष वास्तु सीख रहे हो तो सीखो, अभी अपने पर मत लगाना, अपने पर लगाओगे तो टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मकान तो जो है, जहां है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको तो तुरंत बदल नहीं पाओगे। अब दिमाग में एक टेंशन और आ जाएगी कि वास्तु के कारण ऐसा हो रहा है, वास्तु के कारण ऐसा हो रहा है, तो वो दिमाग लगाना ही नहीं।
अभी केवल अपन को ज्ञान अर्जन करना है, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, जो है उसको पढ़ने का प्रयास करें कि आगम में ऐसा लिखा है। अपन जो भौतिक है उसको मत सोचो, अभी जैसा होगा वो देखा जाए। यहां तक क्लियर हो गया? ये जैसे 6 खंड यहां बने वैसे ही 6 खंड यहां ऐरावत क्षेत्र में बनेंगे। अब इसके बाद अपन को संरचना पढ़नी है, वो यही आएगी। एक तो अपन काल का परावर्तन आने वाला है, इस भरत क्षेत्र का विस्तार बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये विस्तार का पूरा वर्णन आएगा। 6 कालों का परावर्तन आएगा, भोग भूमि और कर्म भूमि का वर्णन आएगा, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन आएगा, 2.5 द्वीप की संरचना आएगी। ये लगभग अभी 4-5 विषय इसमें आएंगे, जिनको अपन आगामी कक्षाओं में धीरे धीरे करके समझेंगे। अभी आज आप लोगों को ये नदियाँ निकालने का प्रयास करना है। अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें इसको, कौन सी नदी किस तरफ गई है उसके नाम याद करें, कौन से तालाब से निकली, इसको बना करके प्रयास करें। देखो, बेनिफिट से मतलब नहीं है, आप उस ज्ञान का यूज क्या कर रहे हो, बात उस पे है। मोबाइल अपने हाथ में है, ये अच्छा है कि बुरा है, हम यूज क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हम इसको पढ़ने के बाद यूज क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चिंतन धारा जा रही है। यदि आप वर्तमान से टैली करोगे तो आपको लगेगा ये सब बकवास है, और यदि आप वर्तमान से टैली मत करो, आप ये सोचो कि इतना बड़ा भूभाग है, इतना तो हमको देखने को ही नहीं मिला। हम यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में हैं, आर्यखंड में भी एक छोटे से प्रदेश में, उसमें भी छोटी सी जमीन में, तो वहाँ पर अपना अभिमान, अपना जो राग द्वेष मोह ममत्व, ये सब कम होगा। ऐसा लगेगा हमारा कुछ भी नहीं है, इतने बड़े भूभाग में हमने 20 बाई 40 की छोटी सी जमीन ले ली और हम उस पर ही घमंड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो यूज क्या कर रहे हैं, उस यूज चिंतन धारा बदलनी पड़ेगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए।